जेपीजी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज कराई गई थी उसका विश्लेषण, उसका सॉल्व सेशन वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। न सिर्फ आज परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो विभिन्न प्रकार के किसी न किसी परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से, सल्तनत काल से संबंधित है, और जैसा कि मैं बताया था किसी भी सब्जेक्ट में जैसे ही वो लेसन कंप्लीट हो जाता है उसकी टेस्ट सीरीज कराई जाती है। सल्तनत काल जो कि भारत के इतिहास में वर्ष 1206 से लेकर के और 1526 तक यानी 320 वर्ष का ये जो टाइम पीरियड था, जिसमें कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। पहला सवाल, सल्तनत काल में सिक्के टंका, जीतल व ससगनी क्रमशः बने होते थे। सल्तनत काल में सिक्के टंका, जीतल व ससगनी क्रमशः बने होते थे। तो आपको जब मैंने क्लास पढ़ाया था तो वहां बताया भी कि भारत में सल्तनत काल का पहला राजवंश गुलाम वंश और उसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक था उसका नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए उसी को टंका कहा गया था। उसी टंका का बिगड़ा हुआ रूप बांग्ला भाषा में टका है और वर्तमान में बांग्लादेश की करेंसी भी टका है। तो इल्तुतमिश ने जो चांदी के सिक्के चलाए उसे टका कहा गया, टंका कहा गया। जो तांबे के सिक्के चलाए उसे जीतल कहा गया, और चांदी के दूसरे जो कम वजन के सिक्के चलाए गए उसको ससगनी कहा गया। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी सही है, यानी टंका जो था वो चांदी का बना था, जीतल जो था वो तांबा का बना था, और ससगनी जो था वो चांदी का बना हुआ सिक्का था। आइए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग सल्तनत काल में सर्वोच्च भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व वसूलने के लिए जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको क्लास में भी मैंने आप सबसे बताया था, चौधरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चौधरी। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दीवान ए रिसालत संबंधित है सैन्य विभाग, वित्त विभाग, धार्मिक विभाग, दास विभाग। तो आपको बता दें दीवान ए रिसालत किससे संबंधित है? ये धार्मिक विभाग से संबंधित है। धार्मिक विभाग जो कि उस समय शरीयत के अनुसार, कुरान के अनुसार जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते थे उसके अनुसार शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो विभाग स्थापित थे उसको दीवान ए रिसालत के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीवान ए इंसा संबंधित है। दीवान ए इंसा जो कि मैंने पढ़ाया था तो इसको क्लास में बाकायदे चर्चा किया गया। सरकारी पत्र व्यवहार करने वाले विभाग, उस समय के सल्तनत काल के सुल्तानों के द्वारा विभिन्न दूसरे राजवंश, दूसरे जो है क्षेत्रों से सरकारी पत्र व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जिस विभाग की स्थापना की गई थी उसे दीवान ए इंसा के नाम से जाना जाता था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित है। तो आप सबको बता दें वर्ष 1000 से 1027 के बीच भारत पर
महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कुछ विदेशी इतिहासकार भारत की धरती पर आए। उसमें जो है शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। फारसी भाषा में भारत पर लिखी गई ये पहली पुस्तक है। और फिरदौसी महमूद गजनवी के ही साथ भारत आए थे, उसी के दरबार में रहा करते थे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हिंदू पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। हिंदू पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। क्लास में उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, फूफा, जिसके माध्यम से महमूद गजनवी के साथ आए हुए सभी इतिहासकारों को आप याद कर सकते हैं। फूफा शब्द जिसमें कि आप देख रहे हैं ए फॉर अल-बरूनी। इसने भारत के ऊपर जो किताब लिखी थी उसे कहा गया किताबुल हिंद। उसके बाद एफ, सेकंड एफ, जिसका मतलब है फिरदौसी। उसके बाद जो है वी, जिसका यू, जिसका मतलब है उत्बी। और लास्ट जो है यफ, यानी शाहनामा का लेखक। अगला सवाल की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। चांदी के सिक्के दिरहम जिस पर संस्कृत भाषा का उल्लेख था संबंधित है। तो भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जो चलाए गए और उस पर संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया, संस्कृत भाषा में कुछ शब्द लिखे गए, वो सिक्के महमूद गजनवी ने चलाया था। यानी इसका ऑप्शन भी सही है। मैंने बताया था कि भारत में सोने का सिक्का जिस पर देवी लक्ष्मी का भी चित्र दिया गया था, ये मोहम्मद गोरी के द्वारा चलाया गया था। लेकिन चांदी के सिक्के जिसमें संस्कृत में कुछ शब्द जो है उल्लेखित किए गए, इसे महमूद गजनवी ने चलाया। अगला सवाल, चंदावर युद्ध 1194 में हुआ। अब ये सवाल पूछा जा रहा है वर्तमान में कहाँ है, तो आपको बता दें चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच हुआ था। यद्यपि कि मोहम्मद गोरी को भारत में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए जयचंद्र के द्वारा ही बुलाया गया था, लेकिन वही मोहम्मद गोरी जयचंद्र के लिए आगे चल करके भस्मासुर साबित हुआ और चंदावर की लड़ाई में जयचंद्र को न सिर्फ पराजित किया बल्कि उसकी हत्या कर दी और भारत के बड़े भूभाग पर, दिल्ली और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। वर्तमान में ये चंदावर उत्तर प्रदेश का जिला फिरोजाबाद में पड़ता है। उस समय फिरोजाबाद कन्नौज के ही अंतर्गत आता था। यमुना नदी के तट पर यह लड़ाई हुई थी। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस युद्ध के बाद मुस्लिम शक्ति की भारत में स्थापना हुई? तो आपको बता दें तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजयश्री प्राप्त हुई। दूसरे में यानी तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। उसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया, मोहम्मद गोरी जीत गया और मोहम्मद गोरी दिल्ली पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू किया। उसके साथ मोहम्मद गोरी के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी का भारत में आगमन होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था, अप्रत्यक्ष रूप से या कह लो कि मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन करना शुरू किया। तो सही तो यह है कि 1192 तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है। लेकिन ये बिहार पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है और ऑप्शन के अनुसार, अब इसमें इस बात का विश्लेषण नहीं हुआ है ऑप्शन के अनुसार कि तराइन का प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध। ऑप्शन डी भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है, क्योंकि वहां पर जो है आयोग ने ऑप्शन ए को सही माना है, इसलिए आप ऑप्शन ए के अनुसार ही जाएंगे।
यानी तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां का भारत पर आक्रमण का कारण क्या था? धन लूटना, अपने मजहब का विस्तार करना, प्रचार करना, दिल्ली पर शासन करने की इच्छा, मंदिरों को तोड़ना, या फिर जलालुद्दीन मंगबरनी को इल्तुतमिश का संरक्षण? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जलालुद्दीन मंगबरनी चंगेज खां के भय से दिल्ली आया था, इल्तुतमिश के संरक्षण में वो रह रहा था, और उसी जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करता हुआ चंगेज खां जो कि मंगोल था और 1122 में इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध नदी यानी सिंध प्रदेश तक आ पहुंचा था। लेकिन सिर्फ सिंध तक आया, और जब इल्तुतमिश से वो आश्वस्त हो गया कि नहीं वो मंगबरनी को अपने यहाँ संरक्षण प्रदान नहीं करेगा, तो वो वहीं से वापस हो गया। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही है, आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ममलूक वंश कहलाता है, बड़ा आसान सा सवाल है, ममलूक वंश, इलवरी वंश या गुलाम वंश? ये गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी के ही अलग अलग नाम है, यानी दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी सही है। गुलाम वंश को ही ममलूक वंश, इलवरी वंश या फिर गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में गणेश शंकर संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके और उसी जगह पर जिस मस्जिद का निर्माण कराया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि मोहम्मद गोरी का गुरु था, सॉरी मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसी के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था 1192 में। सल्तनत काल में राजधानी नहीं थी, जो कि 13वां सवाल है। तो आपको बता दें, सल्तनत काल की पहली राजधानी यानी गुलाम वंश की पहली जो राजधानी थी वो लाहौर में थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद दूसरी राजधानी दिल्ली बनी, जो कि इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार ए यानी कराची कभी भी सल्तनत काल की राजधानी नहीं रही थी। गुलाम वंश में राजधानी लाहौर रही थी, ऐबक के शासनकाल में आगरा बनी, लोदी के शासनकाल में सिकंदर लोदी 1506 में आगरा को राजधानी के रूप में इस्तेमाल करता है, जबकि दौलताबाद को राजधानी के रूप में 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर की गई थी, स्थानांतरित की गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर दरबारी थे? तो ये हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर, सही कहें तो मोहम्मद गोरी के दरबारी थे। उसके बाद जब भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है तो उनका भारत में आगमन हो जाता है और दिए गए नियम के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक यानी जो ऑप्शन डी है वो सही है। इन्हीं के दरबार में रहते थे हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर। क्वेश्चन 15वां सवाल, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण आपको बता दें, कुतुबुद्दीन बख्तियार खानकाकी, जो कि मोहम्मद गोरी के राजनीतिक गुरु थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि हिंदुस्तान में शासन का ख्वाब देखा और उसके लिए मोहम्मद गोरी को उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया और मोहम्मद गोरी तमाम प्रयासों के बाद जो है सफल भी हुआ। जब उनका भारत में आगमन होता है 1199 में कुतुबुद्दीन बख्तियार खानकाकी की मौत हो जाती है और उसी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जिस मीनार की नींव रखी गई उस देश के परंपरा के अनुसार उसे कुतुब मीनार कहा गया।
और इस कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अब सवाल के अनुसार क्या है, ये कह रहा है इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था। तो कुतुब मीनार जो बनाई गई थी उसमें 4 ही मंजिल थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आकाशीय बिजली की वजह से उसका ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हुई और फिरोज शाह तुगलक ने इसे 4 मंजिल की जगह 5 मंजिला बना दिया, यानी ऑप्शन डी सही है। निम्न अगला सवाल, निम्न में कौन इल्वरी तुर्क नहीं था। इल्तुतमिश भी इल्वरी तुर्क था, बलबन भी इल्वरी तुर्क था। मैं बताया भी कि ग्वालियर अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। दिए गए ऑप्शन में ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, यह तुर्क जाति में ऐबक था, न कि इल्वरी तुर्क था, यानी ए सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सल्तनत काल में अपने राजवंश का अंतिम शासक नहीं था। तो जो पहला ऑप्शन दिया है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, आप जानते हैं खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और सल्तनत काल में सबसे कम दिन तक शासन करने वाला व्यक्ति भी नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो 15 से 20 दिन तक का शासन किया। उसके बाद नासिरुद्दीन शाह तुगलक जो दिया है ऑप्शन बी, ये तुगलक वंश का अंतिम था। अलाउद्दीन आलम शाह जो कि सैयद वंश से संबंधित था। डी जलालुद्दीन खिलजी, ये अपने वंश का अंतिम शासक नहीं, ये संस्थापक था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। सल्तनत वंश में जो 5 राजवंश रहे हैं उनमें सबसे कम दिन तक शासन किया है वो खिलजी वंश, 1290 से लेकर के 1320 तक, यानी 30 वर्ष। अगला सवाल, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आप कह सकते हो कि आजकल का जो ये राशन कार्ड व्यवस्था है उसको सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया, क्योंकि खिलजी के द्वारा झोपड़ी कर और चराई कर लगाए गए थे। गरीब से गरीब व्यक्ति से भी जो है कर वसूला जाता था। बाद में जब इसकी आलोचना हुई तो इसने जो गरीब लोग थे उनके पलायन को रोकने के लिए एक ऐसे डिपार्टमेंट की व्यवस्था की और उनको कम से कम दाम पर जो है अनाज उपलब्ध कराया, भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराया। तो इस तरह जो है ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शासन काल क्रम सही है। शासन काल क्रम, तो सवाल के अनुसार अगर जो है देखा जाए तो शासन करने का क्रम और शासन काल क्रम दोनों अलग अलग बात होती है। शासन क्रम अगर देखा जाए तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, लेकिन यहाँ शासन काल के क्रम में दिया है तो सबसे अधिक शासन काल था तुगलक वंश का। और उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर किसी का था तो वो था गुलाम वंश, लगभग 84 वर्ष का। 94 वर्ष का शासनकाल तुगलक वंश का था। उसके बाद लोदी वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश। तो इस तरह ऑप्शन डी सही है। तुगलक वंश का शासनकाल 94 वर्ष, गुलाम वंश का शासनकाल लगभग 84 वर्ष, लोदी वंश का शासनकाल 75 वर्ष, सैयद वंश 37 वर्ष, खिलजी वंश 30 वर्ष। डी ऑप्शन सही है। कुव्वत उल इस्लाम के नाम से जाना जाता था। ये 20वां सवाल है। तो आपको बता दें कुव्वत उल इस्लाम नाम से भारत की भूमि पर पहली मस्जिद बनाई गई थी और 1192 में दिल्ली में बनाई गई। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर बी है दौलताबाद, कभी यादवों की राजधानी देवगिरी हुआ करती थी, उसी का नाम बदल करके मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे दौलताबाद किया गया था। यद्यपि कि इसे कुव्वत उल इस्लाम के नाम से भी इस शहर को जाना जाता था। ऑप्शन भी सही है।
अगला सवाल, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया है? इब्न बतूता ने किया है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला व्यक्ति था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसके लिखी गई पुस्तक जिसका नाम रेहाला है, रेहाला में ही इस घटना का यानी डाक व्यवस्था का उसने विस्तृत वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22वां सवाल, व्यवसायिक शिक्षा का सर्वप्रथम शुरुआत किया। तो व्यवसायिक शिक्षा का यानी प्रोफेशनल एजुकेशन का सर्वप्रथम जो है अगर शुरुआत किसी ने किया तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही अपने सभी सभी जिलों में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी रोजगार कार्यालय जो है खुलवाए गए, तब उसको दफ्तर रोजगार कहा जाता था। और इस तरह का प्रोफेशनल एजुकेशन व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना। इस सवाल का भी जवाब जो है फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 300 से अधिक नए नगरों का निर्माण कराया गया था, यानी ऑप्शन भी सही है। हक ए सर्व संबंधित है। हक ए सर्व फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया एक कर था सिंचाई कर। हालांकि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सर्वप्रथम तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 25वां सवाल, सल्तनत काल में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? तो आपको बता दें, सल्तनत काल में अनुवाद विभाग की स्थापना सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यद्यपि कि जो है अकबर के शासनकाल में भी, लोदी के शासनकाल में भी सुल्तान अनुवाद विभाग था, लेकिन चूंकि ऑप्शन में के अनुसार फिरोज शाह तुगलक का शासन सबसे पहले था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ? आप सबको पता है तैमूर लंग मध्य एशिया का समरकंद का रहने वाला एक आक्रमणकारी था जिसने भारत पर लूटपाट करने के उद्देश्य से आक्रमण किया 1398 में, जब भारत पर तुगलक वंश का शासन था, और 1399 तक तैमूर लंग भारत में रहा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो 1398 में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, 1399 में वापस अपने देश चला गया। वापस जाते समय सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां को उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि लाहौर में नियुक्त करता है और खिज्र खां को प्रतिवर्ष 20 लाख दिनार भेजने का आदेश देता है। जब तक तैमूर लंग जिंदा था, खिज्र खां उसको दिनार 20 लाख भेजा करता था। 1410 में जब तैमूर लंग की मृत्यु होती है, 1414 में खिज्र खां दिल्ली पर अपना अधिकार करता है और जिस नए वंश की स्थापना करता है वही सैयद वंश है। 37 वर्ष तक ही इस वंश ने भारत पर शासन किया। ऑप्शन ए सही है। कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करें। अब दिए गए सुल्तानों में सबसे पहले शासनकाल रुकनुद्दीन का था। रुकनुद्दीन गुलाम वंश का शासक था। रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था, यानी 3। उसके बाद जो है इसका शासनकाल जो था वो 1236 था। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया शासक बनती है, भारत की पहली मुस्लिम महिला जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इनका शासनकाल 1236 से 40। उसके बाद खिज्र खां का शासनकाल होता है 1414 से 1424 तक, और सबसे बाद में पहलोड लोदी। यानी दिए गए सवाल के अनुसार सही है 3, 1, 4, 2 सी। लज्जत ए सिकंदर शाही पुस्तक संबंधित है, तो आपको बताएं लज्जत ए सिकंदर शाही पुस्तक नाम से ही स्पष्ट है सिकंदर लोदी के शासनकाल में लिखी गई थी और इस पुस्तक का संबंध संगीत से है।
यानी ऑप्शन ए सही है। जवाबित संबंधित था किसी राज्य की कानून व्यवस्था, किसी सल्तनत की कानून व्यवस्था ही जवाबित कही जाती थी। ऑप्शन 30 का ए सही है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शुद्ध इस्लामिक शैली में मकबरा बनवाने वाला पहला सुल्तान। तो आपको बता दें, दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोई भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही है। बलबन पहला सुल्तान था जिसने स्वयं का मकबरा दिल्ली के पिथौरागढ़ के पास बनवाया था और इस्लामिक शैली में, विशुद्ध रूप से इस्लामिक शैली में बनवाया गया ये पहला मकबरा था। अगला सवाल, अमीर खुसरो का जन्म पटवाली नामक गांव में हुआ था और वो वर्तमान के कासगंज जिले में पड़ जाता है, उत्तर प्रदेश का कासगंज जिला, यानी डी ऑप्शन सही है। अमीर खुसरो, जिनको तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। अगला, नूह सिपिहर किसकी रचना है? नूह सिपिहर किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो, जिनको कि 7 सुल्तानों के दरबार में राजकवि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बलबन के द्वारा उनको सर्वप्रथम अपने दरबार में राजकवि के पद पर नियुक्त किया गया और बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन कासिम तक के दरबार में अमीर खुसरो अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे। एक बहुत अच्छे संगीतकार जिन्होंने कि तबला और सितार का आविष्कार किया, जिन्होंने कव्वाली जो राग है, संगीत की विधा है, उसकी शुरुआत की। अमीर खुसरो को लेखनी में भी महारत हासिल थी। तुगलकनामा, नूह सिपिहर, आशिकी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबक ए हिंदी काव्य शैली के जन्मदाता कौन थे? उस सवाल का भी जवाब है खुसरो, अमीर खुसरो। खड़ी हिंदी बोली में काव्य रचना, मुहावरा और लोकोक्तियां लिखने का शुरुआत सबसे पहले इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि ब्रज भाषा में भी उन्होंने अच्छी कविताएं लिखी हैं। तबकात ए नासिरी के लेखक थे। तबकात ए नासिरी के लेखक थे मिन्हाज उज सिराज, यानी ऑप्शन सी मिन्हाज उज सिराज इल्तुतमिश के दरबार में राजकवि के पद पे थे। एक बहुत अच्छे इतिहासकार थे। उनके द्वारा लिखी गई तबकात ए नासिरी पुस्तक से मोहम्मद गोरी से लेकर के इल्तुतमिश के शासनकाल तक का इतिहास प्राप्त होता है। अगला सवाल, सल्तनत काल की राजकीय भाषा थी। तो सल्तनत काल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। यद्यपि कि भारत में अरबी, तुर्की, उर्दू ये सभी भाषाएं अरब के लोगों के आगमन के साथ ही आई थी, लेकिन सवाल के अनुसार सल्तनत काल की राजकीय भाषा जो थी वो फारसी थी। मुगल काल में भी राजकीय भाषा फारसी थी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तारीख ए फिरोज शाही नाम से ही जो है स्पष्ट है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। यद्यपि कि फिरोज शाह तुगलक उन सुल्तानों में से था जिन्होंने कि अपनी जीवनी भी स्वयं लिखी थी, फुतुहात ए फिरोज शाही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हुई। आधुनिक पोलो को सल्तनत काल के समय चौगान कहा जाता था और चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में। दस्तार बंदान कहलाते थे। सल्तनत काल में दस्तार बंदान उलेमाओं को कहा जाता था। डी। अगला सवाल, स्टोरियो दो मोंगोर का लेखक मनुची, जो कि इटली का रहने वाला था, किसका दरबार में आया था? शाहजहां, यानी ये सही है। के दरबार में बहुत दिनों तक वो समय बिताया। अगला सवाल, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी ऑप्शन बी सही है। अमीर खुसरो के मृत्यु के बाद उनको निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के पास ही दफनाया गया।
अगला सवाल, सरकी वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सरकी वंश की स्थापना जौनपुर में, उत्तर प्रदेश का जिला है जौनपुर, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। और जौनपुर की स्थापना तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराया गया था। सरकी वंश की स्थापना वहीं मलिक सरोवर ने किया था। मैथिली कवि विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता में वर्णन किया है। तो आपको बता दें, जौनपुर सल्तनत जिसे कि सिराज हिंद कहा जाता था, जौनपुर सल्तनत में ही रहने वाले कवि जिनका नाम विद्यापति था, उन्होंने अपनी कीर्तिलता में जौनपुर का उल्लेख किया है। सरकी वंश के शासक इब्राहिम शाह का उल्लेख किया। हजार दिनारी, अगला सवाल 44वां, हजार दिनारी कहलाता था। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी इसे गुजरात अभियान के दौरान 1000 में खरीदा था, इसलिए इसे हजार दिनारी कहता था। अगला सवाल, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपको बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी और उसकी राजधानी जो है गुलबर्गा थी। कहां थी? गुलबर्गा। ऑप्शन सी सही है। कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन का शासनकाल, कश्मीर का ये शासक था जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है और इसका शासनकाल 1420 से 70 तक, यानी सी सही था। सी सही, आप ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तकावी संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो कृषि ऋण की व्यवस्था की गई थी उसे तकावी कहा जाता था। सर्वप्रथम कृषि विभाग और कृषि ऋण की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही शुरू किया गया था। तब कृषि विभाग को दीवान ए को ही कहा जाता था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार तकावी कोई कर नहीं था, कृषि ऋण था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन, और ऑप्शन के अनुसार चूंकि इसमें दिया नहीं है इसलिए डी सही है। किस सुल्तान का शासनकाल सबसे लंबा था? तो सल्तनत काल में सबसे लंबा शासनकाल वैसे तो रहा था बहलोल लोदी का, लगभग जो है 50 साल का, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबा शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का है, जो कि 1326 से 51 तक रहा है। दीवाने बरीद की स्थापना किसने किया? तो इस सेशन का अंतिम सवाल है। दीवाने बरीद की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था और यह उस समय का गुप्तचर विभाग था। दीवाने बरीद की स्थापना बलबन ने अमीर खुसरो के सलाह पर किया था। तो इस तरह आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। थैंक यू।